हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर है वाटहीन धारा। यदि किसी एसी परिपथ में इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो कि प्रत्येक चक्र में औसत व्यय शक्ति शून्य रहे तो इस प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान शून्य हो। ठीक है, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये इधर टी समय के साथ इधर बढ़ रहा है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है इसका टी बराबर शून्य, तो यहाँ पर टी वाई 4 और यहाँ पर टी वाई 2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कह रहा है कि इसमें फाई यानी जो फाई है शक्ति गुणांक है, तभी संभव है जब उसका शक्ति गुणांक क्या हो, शून्य हो, अर्थात कास फाई बराबर क्या हो, जीरो। तो कास फाई जीरो का मतलब हुआ कि यानी फाई का मान कितना होना चाहिए, पाई बाई 2, अर्थात 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस ग्राफ में आप देखिए कि इसमें जो धारा है, धारा से वोल्टेज 90 अंश क्या है, अग्रगामी है। ठीक है, धारा से वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो कास फाई इक्वल टू जीरो है, इसका अर्थ हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा में, ये पूरा प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा में धारा है और विभवांतर के बीच पाई बाई टू मतलब 90 अंश, ये 90 अंश इससे अग्रगामी है, 90 अंश अर्थात पाई बाई 2 कलांतर है। तो परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के व्यय की जो शक्ति का व्यय से शक्ति का व्यय नहीं हो पाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि केवल प्रेरकत्व अथवा धारिता हो तो धारा व विभवांतर के बीच कलांतर पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो इन परिपथों के शक्ति व्यय शक्ति जो होती है वह शून्य होती है। ठीक है, तो इसमें जो है, इसलिए पी बार जो आएगा वह क्या जाएगा, शून्य आ जाएगा इसमें। ठीक है, यदि आप वास्तव में देखना चाहेंगे तो इसमें जो किसी भी परिपथ में कोई भी परिपथ हो तो उसमें ओमी प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता है। यानी जिसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटहीन धारा मात्र एक कल्पना है, अर्थात परिपथ में अति अल्प शक्ति क्षय होगी। ठीक है, तो जो प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा आई, वोल्टेज V और शक्ति P के समय जो समय के बीच जो ग्राफ दिखाया गया है, इस ग्राफ में शक्ति वक्र जो P है समय अक्ष के सापेक्ष ऊपर व नीचे समान रूप से आगे जा रहा है। तो जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक औसत चक्र में क्षय शक्ति क्या है, शून्य है। ठीक है, जब यह सममित ग्राफ चल रहा है, एक जैसे ग्राफ बढ़ रहा है आगे ऐसे, तो ये क्या है, अर्थात इसमें शक्ति क्षय जो है वो शून्य है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन व्यवहारतः ऐसा होता नहीं है, कुछ न कुछ शक्ति प्रतिरोध के कारण होती रहती क्षय, उसमें कुछ कुछ शक्ति की क्षय होती रहती है प्रतिरोध के कारण। तो जो एक चौथाई है, आप देखेंगे इसका एक चौथाई वह T0 से T/4 तक, इसमें प्रेरक प्रत्यावर्ती धारा इस स्रोत से और यहाँ तक लेकर इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र संचित करता है। यहाँ से यहाँ तक लाने में चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, संचित करता है, तथा अगले चक्र में यहाँ पर इधर प्लस है इधर माइनस है, यहाँ पर व्यय कर देता है। ठीक है, T/4 से T/2 तक, यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको क्या करता है, व्यय कर देता है। तो इस प्रकार से अर्थात उतनी ऊर्जा उसको क्या करता है, पुनः यहाँ लौटा देता है। जितना स्टोर करता है लाने में उतना फिर अगले चक्कर में उसको व्यय करके अर्थात अगले लौटा देता है, उतनी धारा दे देता है। तो अगले आधे चक्र में भी ऐसा होता रहता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अतः प्रवाहित एसी के वर्ग माध्य मूल वोल्टेज तथा धारा के मान क्रमशः Vrms, Irms तथा शक्ति कास फाई हो तो प्रत्येक चक्र में औसत व्यय शक्ति P बार बराबर Vrms गुणे Irms गुणे फाई होगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर शक्ति इसकी जो है कि बढ़ती है E0 और इधर जो होती है कम हो जाती है। ठीक है, शक्तिहीन
शक्तिहीन धारा होती है और ये धारा एक क्रम से इधर आगे बढ़ रही है। तो इसलिए यहाँ पर कास फाई हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि धारा और वोल्टेज के बीच 90 अंश का कलांतर है, अर्थात उसमें उसमें कलांतर उसका 90 अंश है, उससे वो अग्रगामी होता है 90 अंश वोल्टेज धारा से। तो P यहाँ पर कास 90 अंश मान 0 होगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यह वाटहीन धारा तभी संभव होती है जब उसमें शक्ति उसकी जो होती है शून्य हो। यदि वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर फाई, अभी इसका मतलब ये शून्य कैसे हुआ, ऐसे यहाँ पे यदि वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर फाई यानी 90 डिग्री हो, प्रत्येक चक्र में औसत व्यय शक्ति का मान शून्य होगा, तब औसत व्यक्ति का मान क्या होगा, शून्य होगा, तभी वो वाटहीन धारा होगी। परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसे परिपथों को प्राप्त नहीं किया सकता। व्यवहारिक रूप से हम ऐसे परिपथ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ उसमें प्रतिरोध रहता है, जिससे कारण कुछ ऊर्जा का व्यय हो जाता है। ठीक है, कास फाई का मान जितना कम होगा उतनी ही अधिक शुद्ध वाटहीन धारा हमको प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, अगला है चोक कुंडली। ठीक है, चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के धारा की प्रबलता को नियंत्रित करता है। ठीक है, चोक कुंडली क्या है कि यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के धारा की प्रबलता को नियंत्रित करती है, अर्थात इसमें भी ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ये चोक कुंडली का फिगर है। ये चोक कुंडली है, लोहे की क्रोड होती है, ये तांबे की तार की कुंडली बनाई गई है, इसमें एसी स्रोत में एक बल्ब लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें आप इसके बनावट एवं कार्यविधि में तो बनावट हुआ, ऐसा कार्यविधि क्या है कि यह जो होती है दिष्ट धारा परिपथ में धारा के मान को कम करने के लिए, यानी धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ वैद्युत ऊर्जा प्रति सेकंड अर्थात I²R उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को कम करने के लिए चोक कुंडली प्रयुक्त की जाती है। यानी इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को कम करने के लिए चोक कुंडली प्रयोग में लाते हैं। अब इसमें जो वैद्युत ऊर्जा का ह्रास नगण्य होता है, इसमें वैद्युत ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, नगण्य होता है। अब इस चोक कुंडली का अवमी प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, इसलिए इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, नगण्य होता है, जिससे परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी तब परिभाषा हम चोक कुंडली दे सकते हैं कि चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती परिपथ में बिना वैद्युत ऊर्जा के ह्रास के धारा की प्रबलता को कम कर देती है। ठीक है, यानी इसमें बिना ऊर्जा की ह्रास के धारा की प्रबलता क्या करती है, कम कर देती है। तो इसकी रचना को समझते हैं। ये जो चोक कुंडली है इसको और समझ लीजिए, यह एक इसकी रचना जो है यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है, बहुत उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है, जिसे तांबे के मोटे वैद्युत रोधी तार से अनेक फेरों को पटलित नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर लपेट कर बनाया जाता है। अब इसमें जो मोटे तांबे का तार लेने से कुंडली का ओमी प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाता है। जब मोटा तार लेते हैं तो उसका ओमी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तब फेरों की संख्या अधिक लेने व नर्म लोहे की क्रोड प्रयुक्त करने से कुंडली का प्रेरकत्व तो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो कुंडली की जो अंदर क्रोड की आवश्यकता अनुसार किसी भी दूरी पर हम इसको कर सकते हैं, अर्थात इसको हम कहीं किसी भी दूरी पर इसको प्रविष्ट कराया जा सकता है। तो कुंडली के अंदर की जो क्रोड होती है, कुंडली के अंदर की जो क्रोड होती है, यह जितनी अधिक दूरी पर प्रविष्ट कराई जाएगी कुंडली का प्रेरकत्व तो यल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें इसका जो प्रेरकत्व अर्थात प्रतिबाधा जो होती है जेड बराबर करड़ी में R² प्लस ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, प्रतिबाधा भी उतनी अधिक हो जाएगी जब प्रेरकत्व इसका अधिक होगा। तो इस प्रकार से चोक कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती परिपथ धारा में धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है उसी चीज़ को। चोक कुंडली का यल आर परिपथ है जिसमें नर्म लोहे की छड़ों पर तांबे का मोटा तार लिपटा होता है। इससे स्वप्रेरकत्व बहुत ऊंचा तथा ओमी प्रतिरोध आर लगभग नगण्य होता है। ठीक,
जब नर्म लोहे की छड़ों को तार के फेरों के अंदर खिसकाया जाता है तो प्रतिबाधा Z के बढ़ जाने से सूत्र I बराबर V/Z के अनुसार धारा की प्रबलता कम हो जाती है। ठीक है। प्रयुक्त यल R परिपथ का ओमी प्रतिरोध R नगण्य तथा स्वप्रेरित यल अत्यंत ऊंचा होने के कारण कास फाई बराबर R/√XL² प्लस R² के अनुसार कास फाई का मान लगभग शून्य हो जाता है। शून्य हो जाने से प्रत्येक चक्र में औसत व्यय शक्ति लगभग शून्य हो जाती है। ठीक है। तो यह जो चोक कुंडली है यह केवल AC के लिए प्रयोग की जाती है, DC के लिए नहीं प्रयोग की जा सकती है। ठीक है। अब इसमें आप व्यवहारता अगर देखेंगे तो चोक कुंडली का जो प्रतिरोध है वह ठीक शून्य नहीं होता है। जिसे चोक कुंडली द्वारा कुछ वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। अब परिपथ कैसा भी हो, कोई भी युक्ति, उसमें ऊर्जा कुछ न कुछ रूप में क्षय होती ही रहती है। तो उसी प्रकार से चोक कुंडली में भी ऊर्जा क्षय हो जाती है कुछ न कुछ। तो कुछ वैद्युत ऊर्जा लौह क्रोड को शैथिल्य हानि के कारण भी हो जाती है। तो इसलिए इसमें जो नर्म लोहे के शैथिल्य की हानि बहुत कम होती है। जो नर्म लोहा होता है उसके शैथिल्य की हानि बहुत कम होती है। तो कुछ ऊर्जा भंवर धाराओं के कारण भी व्यय हो जाती है। तो जो इसमें क्रोड होते हैं पठित होने के कारण भंवर धाराओं के कारण होने वाला ऊर्जा क्षय बहुत कम कर देते हैं। तो इसलिए चोक कुंडली में जो प्रत्येक चक्र का औसत व्यय होता है वो लगभग शून्य हो जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।